Physics class 11, chapter number 4, short questions. First question है, what is the value of angular acceleration of the minute hand of your wrist watch? आंसर इसका है the angular acceleration of the minute hand of a wrist watch is 0. इसका रीज़न क्या है कि because the minute hand moves with constant angular velocity, meaning it doesn't change its speed, so the angular acceleration is 0. Second है, define the following एंगुलर क्वांटिटीज़। फर्स्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, मीन्स कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है। एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स और मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट मेजर्ड इन रेडियंस और डिग्रीज, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। सेकंड है वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट रोटेट्स और मूव्स थ्रू एन एंगल यूजुअली मेजर्स इन रेडियन पर सेकेंड। और थर्ड है एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट एट विच द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन, फर्स्ट है लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये एस है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये सिर्फ इतना सा ही रिलेशन है, जस्ट आपने 2 to 3 लाइन्स में इसको डिफाइन करना है कि वेयर एस जो है ये इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, आर रेडियस है। अब कौन सा रेडियस है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। और थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एक लास्ट लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप बता दें, दिस इक्वेशन शोज दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो बताना है रिलेशन वो है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सिंपली आपने सबसे पहले उसका रिलेशन लिखना है, वो है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब v जो है यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है, r रेडियस है, वही जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ रोटेशन से मेजर किया गया है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को कहा जाता है। एक लाइन में आपने इसको भी बता देना है कि दिस इक्वेशन शोज दैट लीनियर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। और थर्ड जो है लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को भी इसी तरह से बताएंगे, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। अब ए इसमें लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है, आर वही रेडियस है। इस इक्वेशन को भी एक लाइन में बता देंगे कि दिस इक्वेशन शोज दैट द लीनियर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सेंट्रीपिटल फोर्स फंडामेंटल फोर्स? तो इसका आंसर है कि नो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ये एक रिजल्टेंट फोर्स है। और सेकंड क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को दें, और अ फोर्स प्रोवाइडेड बाय एनी ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। इज सेंट्रीपिटल फोर्स अ फंडामेंटल फोर्स? यहाँ तक जो इसका आंसर है, ठीक है, वो ये है कि नो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, इट इज़ अ रिजल्टेंट फोर्स that arises from one or more of the fundamental forces acting on an object moving in circular path। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कैन एनी कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स? तो इसका आंसर है यस, एनी कम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। अब फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये जो सारी हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं। नहीं, ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कैन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अब ये एक इसकी एग्जांपल भी आ गई है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स इन प्लैनेटरी ऑर्बिट्स व्हाइल टेंशन कैन प्रोवाइड इट इन अ स्विंगिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, देयर आर जनरली डबल टायर्स इन हैवी व्हीकल्स ऑन वन साइड ऑफ एन एक्सल, will its moment of inertia be different from that of the single tire? The answer is absolutely yes. The moment of inertia of double tires will be different from a single tire. Since the mass is distributed across two tires and they are spaced apart, the moment of inertia will be greater due to the increased distance from the axis of rotation. Next question is, why is it best to have the blades rotate in opposite direction for a helicopter having two sets of lifting blades? तो आंसर इसका देंगे, helicopters with two sets of lifting blade rotate in opposite directions to counteract torque। अब ये उसका रीज़न है, वो टॉर्क को बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। When one rotor spins in one direction, it creates torque that would spin the helicopter's body in the opposite direction. By having rotors rotate opposite ways, their torque cancel out each other, eliminating the need for a tail rotor. This design improves the stability, control and efficiency। ठीक है। नेक्स्ट है, if the diameter of earth becomes half and there is no change in its mass,
what effect will there be on the rotational speed of अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस? तो आंसर इसका यही होगा कि उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. If the Earth's diameter become half while its mass remains unchanged, the rotational speed would increase. This is because Earth's moment of inertia would decrease, since moment of inertia depends on the square of the radius. And to conserve angular momentum, ये भी इसका reason है, the rotational speed would increase, thus Earth would spin faster. ये line last है, ये important है, ये लिखनी ज़रूर है, the Earth would spin faster. Next question is, why does in a circular motion a tangential acceleration can change the magnitude of velocity but not its direction? तो इसका आंसर है, in circular motion tangential acceleration acts along the direction of the velocity vector, which means it changes the magnitude of the velocity but not its direction. The direction of the velocity is altered by the centripetal acceleration, which is always perpendicular to the velocity and points toward the center of the circle. Tangential acceleration only affects how fast the object moves along the circle, not its direction of motion. Next, why does usually the value of artificial gravity is smaller than 9.8 meters per second square? इसका आंसर है कि artificial gravity is usually smaller than 9.8 meter per second square because it is generated by centrifugal force in a rotating system. To achieve 1 gram, the rotation speed or radius would need to be very large, which is impractical due to engineering limitations and human comfort. As a result, lower values of artificial gravity are used. Why is gyroscope used in aeroplanes? ठीक है, अब aeroplanes ये ब्रिटिश इंग्लिश में, इसको एयरप्लेन्स जो है ये अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं, तो दोनों ही ठीक हैं, स्पेलिंग्स आप लिख सकते हैं. Gyroscopes are used in airplanes to provide stability and assist in navigation. They help maintain orientation by resisting changes in direction. अब ये उसकी जो है ना रीजंस हैं कि gyroscopes क्यों यूज़ होते हैं. Allowing pilots to measure and control pitch, roll and yaw. Gyroscopes are crucial in instruments like artificial horizon and attitude indicator, helping pilots maintain control especially in low visibility conditions. Last question is, how the rotation of a flywheel helps to even out the power delivery from the engine? इसका आंसर है, a flywheel stores excess of energy from the engine due to high power strokes. इसकी रीज़न ये है कि हाई पावर स्ट्रोक्स की वजह से उसने एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्टोर किया होता है. It releases this energy due to low power strokes. This helps smooth out fluctuations in power. As a result, the engine runs more consistently and evenly. ये इसका रीज़न है. Thank you.